हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो वीडियो है ये बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों ने कहा है और ये है कि हाउ टू मैनेज बैकलॉग। बैकलॉग मेरे ख्याल से एक ऐसा शब्द है जो शायद मैंने लास्ट 2 साल में शायद सबसे ज़्यादा बार सुना होगा बच्चों के मुंह से तो मतलब क्या, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फ़ोन पे ऐसा सुना होगा, है ना। और इससे ऐसा भी लगता है कि अगर कि ना, ऐसा लगता है सारे के सारे जो बच्चे हैं शायद बैकलॉग से बहुत ही त्रस्त हैं। हालांकि बैकलॉग अगर हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि हमारी किसी न किसी मक्कारी की वजह से हुआ है। हो सकता है कि हमने कोई काम को टाला हो, या फिर हमारी तबीयत ख़राब हुई हो, या फिर हो सकता है कि हम उस इंटेंसिटी के साथ ना पढ़े हो सकता है कि उस कंसंट्रेशन के साथ ना पढ़े हो, जिसके कारण हम जो क्लास की जो स्पीड है उसके साथ मैच कर ना पाए हों। तो ऑब्वियस बात है कि अगर बैकलॉग है तो इसमें हमारी ही कहीं ना कोई खामी है, कोई ना कोई कमी रही है। उस कमी को दूर करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर उस कमी को दूर करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि हमारे मार्क्स भी बेटर आते हैं, हमारी कॉलेज ही बेटर होती है, हमारी ब्रांच भी बेटर होती है। और ऑफ कोर्स है ना, अगर कोई भी कमी हम हमारे अंदर अगर कमी को पूरा करते हैं, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं, तो हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी तो बनते ही हैं। तो चलिए मैं इस बैकलॉग वाली कहानी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग किस तरीके से बैकलॉग को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कारण ज़रूर स्टेट करें, भले ही लिखिए नहीं बट मन में कारण ज़रूर स्टेट करें कि ये जो बैकलॉग रहा, मतलब आप जो सिलेबस के साथ साथ नहीं चल पा रहे हो, बहुत सारे चैप्टर आपके छूट गए हैं, उसके पीछे कारण क्या रहा। अगर उसके पीछे स्वास्थ्य कारण रहा है तो मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि यार कोई बात नहीं, 2 साल 2.5 साल की जेई की जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर बच्चे की जो सेहत होती है वो सारे के सारे 700-800 दिन एग्जैक्टली एक जैसी रहे, अच्छी रहे, ज़रूर थोड़ी बेटा, ठीक है। तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जो बच्चा 200 रैंक 300 रैंक भी अगर लाता है वो भी पूरे के पूरे इस 2-2.5 साल की जर्नी के अंदर कभी ना कभी बीमार तो पड़ता ही है, बट वो बच्चों को एग्जैक्टली पता हो कि होता है कि उसे किस तरह से बाउंस बैक करना है। तो अगर तबीयत अगर आपकी ख़राब रही है और उस कारण से अगर आप बैकलॉग आपका हल्का फुल्का अगर रहा भी है तो नॉट एन इशू, बस आप पैनिक वैनिक मत होइए, मस्त रहिए, सारा काम बन जाएगा। हो सकता है कि बच्चों का ये कारण भी हो कि सर मैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, मैं तो मक्कारी की है, मैंने तो समय नहीं दिया है, मेरे एफर्ट्स में कमी है। या फिर सर मैं पढ़ने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन डे ड्रीमिंग करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ और सोचता रहता हूँ, पढ़ने के अंदर वो इंटेंसिटी नहीं है, पढ़ने के अंदर वो कंसंट्रेशन नहीं है। तो उस चीज़ को स्टेट ज़रूर करें और उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ यार मेरे अंदर ये कमी थी, इस कमी के कारण मेरा ये बैकलॉग हुआ है। क्योंकि अगर आप अपने अंदर कोई ना कोई सुधार करना चाहते हो तो पहले मानना ज़रूरी है कि मेरे अंदर ये वाली कमी है। अगर हम हमेशा यही मानने लग जाएंगे अगर हम तो परफेक्ट हैं, फिर तो हम कभी अपने आप को सुधार ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। हम हमेशा यही मानते जाएंगे कि यार मैं तो परफेक्ट हूँ, बस जेई का सिलेबस ही ज़्यादा है। ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। हमें तो यही मानना पड़ेगा कि हाँ जेई का सिलेबस तो परफेक्ट है, बाकी दुनिया के लोग भी 1.5 साल के अंदर सारा सिलेबस निपटा लेते हैं, मैं ही अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें मेरी ही कोई ना कोई कमी है। तो पहले हमें मानना पड़ेगा कि हमारी किस कमी के कारण, हमारी किस गलती के कारण ऐसा हुआ है। गलती को मानना जो है वो गलती को ठीक करने और बेटर ह्यूमन बीइंग बनने का पहला स्टेप है। तो गलती मानना बुरी बात नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, मक्कारी करते हो, कोई बात नहीं बेटा, मानो इस बात को कि हाँ मैंने मक्कारी की है, आगे से नहीं करूँगा। मेरी सेहत ख़राब थी, मैं आगे से अपनी सेहत पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा, बेटर खाना पीना करूँगा, है ना, और मैं अच्छे से रहूँगा, मैं आगे से बीमार नहीं पड़ूँगा, ठीक है। मैं डे ड्रीमिंग करता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं रहती है, तो मैं आगे से कंसंट्रेशन पर वर्क करूँगा, मैं डे ड्रीमिंग नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा। जब तक हम गलती नहीं मानेंगे तब तक बेटा हमारी गलतियाँ सुधरेंगी नहीं, ये बात तो तय है। तो इस बात को ज़रूर स्टेट करें। लिखना चाहो तो इस बात को लिख लेना कि मेरे से क्या गलती होती है, मेरे में क्या कमी है जिसके कारण बैकलॉग आया। अदरवाइज दिमाग के अंदर तो इस बात को एक बार ज़रूर रिपीट करें कि हाँ किस कारण से बैकलॉग आया है, ठीक है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट बेटा, इट्स नॉर्मल टू हैव बैकलॉग, सो डोंट पैनिक। एक्चुअली बैकलॉग है ना, जैसे मैंने पूरे की पूरी वीडियो की शुरुआत ही यहीं से की कि यार ना पता नहीं कितने ही फ़ोन, कितने ही व्हाट्सएप, कितने ही इंस्टाग्राम पे मैसेज, कोरा पे मैसेज, टेलीग्राम पर मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं, व्हाट्सएप कॉल आए हैं, वीडियो कॉल आए हैं कि सर है ना बैकलॉग है, क्या करूँ क्या करूँ। तो ये वाली बात मैंने जानबूझ के बोली है जिससे आपको ये एहसास हो कि आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो बैकलॉग से त्रस्त होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जिस पेस से उनको पढ़ाया जाता है उस पेस के साथ वो साथ साथ नहीं चल पाते। तो आप ऐसा मत मान के चलना कि यार मेरे साथ ही कुछ अनोखा हो रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। 98% 99% बच्चों के साथ ऐसा होता है। बट
जो बच्चा बाउंस बैक करना चाहता है, जानता है, जिसको पता है कि हाँ भाई बैकलॉग हो गया सो हो गया, मुझे इसे कवर करके आगे बढ़ना है और मुझे किसी तरीके से अब बेटर परफॉर्म करना है, वो बच्चा किसी न किसी तरीके से वापस से रेस के अंदर आ जाएगा। सो डोंट पैनिक। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बस आप ये मान के चलो कि अगर आपने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ मेरे को बैकलॉग है और मैं इसको किसी न किसी तरह से निपटू के वापस से स्पीड अप कर लूँगा और मैं किसी तरह से वापस से पूरे सिलेबस को निपटा लूँगा, तो ऐसा मान के चलो कि आप बिल्कुल रेस के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे के 400-500 रैंक भी आएगी ना, वो भी साल 2 साल की जर्नी के अंदर कभी न कभी उसका एक फेज़ ऐसा आया होगा जब उसे लग रहा होगा कि यार ये 2 चैप्टर मेरे पीछे रह गए या मैं बाकी लोगों के मुकाबले 10 दिन पीछे हूँ वगैरह वगैरह, तो वो बच्चा भी कभी न कभी परेशान रहा होगा। सो जब वो रह सकता है तो हम भी रह सकते हैं ना, हमें भी तो वही रैंक चाहिए। ठीक, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, डोंट सीक परफेक्शन। देखो यार ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो जब बैकलॉग के अंदर पुराने टॉपिक्स कर रहे होते हैं तो वो उसके अंदर परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि यार मैं उसकी एक्स्ट्रा एज वाली शीट भी कर लूँ, हाई लेवल प्रॉब्लम भी कर लूँ, उसकी इरोडो भी कर लूँ। अगर वो उतना सारा कंटेंट अगर करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर तो बैकलॉग कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन, खासतौर से जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो वैसे इतनी एग्जॉस्टिव है कि जो करंट पढ़ रहे हैं वही बहुत हो जाए, अगर वो कर ले तो वही बहुत हो जाए। अब ऐसे में पुराना चैप्टर पढ़ो और उन पुराने टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ उनको बिल्कुल हायर लेवल तक बिल्कुल शानदार तरीके सारे सवाल करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ना ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ना जाएं कि मुझे ना पुराने वाले टॉपिक्स जिनका बैकलॉग है, जब उस बैकलॉग को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तो उन्हें मैं A to Z सारा का सारा हर चीज़ मुझे आनी ज़रूरी है, ये मस्ट नहीं है। ठीक है ना, तो डोंट सीक परफेक्शन। अगर उसमें कोई चीज़ बहुत टफ लगती हो, बहुत ही मतलब ऐसा लगता हो कि यार इसके अंदर मुझे परफेक्शन हासिल करने के लिए मुझे समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो यू कैन अवॉइड इट फॉर ए वाइल, यू कैन लीव इट फॉर ए वाइल, क्योंकि समय की भी एक कीमत होती है। अगर उस टफ टॉपिक की कोई ना कोई कीमत है तो उसको देने के लिए जो आपके पास समय है, उस समय की भी कोई ना कोई कीमत है। उसी समय को हम किसी और जगह लगाकर हो सकता है कि ज़्यादा नंबर कबाड़ सकें, तो ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ना जाएं। मैं स्ट्रांगली इस बात को कहूँगा कि ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ना जाएं, है ना। जितना आपको ज़रूरत हो उतना निपटा कर आप धीरे धीरे मूव ऑन करें। ठीक है, आई होप, है ना, ऐसे ही करोगे। अगर आप बड़ा परफेक्शन की तरफ जाओगे ना तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, एंड पूरी की पूरी जेई प्रिपरेशन के अंदर टाइम इज़ मोस्ट प्रेशियस। जो बच्चा टाइम को मैनेज कर लेगा ना, उसकी रैंक तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज मेक फिजिबल टाइम टेबल एंड फॉलो इट। देखो यार, टाइम टेबल तो सारे के सारे बच्चे बनाते हैं, लेकिन मैं बार बार जब भी टाइम टेबल बनाते हैं तो मैं साथ साथ बोलता हूँ कि फिजिबल टाइम टेबल बनाएं। ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आपको लगता है कि आप फॉलो कर सकते हो। यूँ नहीं कि अच्छा मैं तो, है ना, ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा, दिन में 23 घंटे पढ़ूंगा और लठ काट दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ कितने घंटे बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग बढ़िया तरीके से चलने के लिए आपको मिनिमम कितने घंटे की नींद रिक्वायर्ड है। सर मैं तो 8 घंटे सोऊंगा तभी मेरा दिमाग काम करेगा, तो टाइम टेबल में 8 घंटे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बाकी बता 6 घंटे सो रहा है, अरे वो सो रहा होगा यार, है ना, उससे तुम्हारा कंपेरिजन थोड़ी है। अगर तू 6 घंटे सोने लग जाएगा तो हो सकता है कि तेरा दिमाग उतना बड़े तरह से काम ना करे। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो तुम्हारे हिसाब से सूटेबल हो, है ना। बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको लगता है कि आपके लिए 6 घंटे की नींद काफ़ी है तो 6 घंटे की नींद लीजिए। आपको लगता है कि यार 7 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे लीजिए। आपको लगता है कि सर मैं तो दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे दे पाऊंगा, 10 घंटे दीजिए। अब इसमें ऐसा रोने की जरूरत नहीं कि अच्छा सर वो तो 12 घंटे पढ़ रहा है, वो 13 घंटे पढ़ रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो 12-13 घंटे दूसरा बच्चा पढ़ रहा हो और उसकी उतनी कंसंट्रेशन इंटेंसिटी ना हो, और मैं 10 घंटे के अंदर बेटर कंसंट्रेशन और बेटर इंटेंसिटी के साथ मैं ज़्यादा आउटपुट ले आऊँ, ऐसा होता है। ठीक है, सो मेक फिजिबल टाइम टेबल विच इज़ कस्टमाइज्ड फॉर यू, मतलब जो तुम्हारे हिसाब से हो। दूसरों के टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम टेबल रखो कि हाँ भाई मेरे लिए ये बढ़िया है। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि लगातार 3 घंटे बैठना जो है ना, उसको मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन को दूर रखकर लगातार 3 घंटे पढ़ाई करने के लिए ज़रूर बैठें। शुरू में दिक्कत आएगी, फिर लगातार 3 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, फोर्थ टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नेवर कॉम्प्रोमाइज करंट लेक्चर्स एंड सिलेबस अनलेस देर आर सम मेजर प्रीरिक्विजिट। आपके जो करंट टॉपिक्स हैं ना, उनके अंदर आपको, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बैकलॉग पूरा कर रहे हो, ठीक है, कुछ पुराने टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो, लेकिन साइड में मान लीजिए कि आपका करंट के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स चल रहा है। अब ऑप्टिक्स अपने आप में एक बहुत ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है।
इसके लिए आपको चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस ऑप्टिक्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है तो करंट टॉपिक्स तो करे ही करें। अदरवाइज अगर इन करंट टॉपिक्स का भी अगर बैकलॉग हो गया तो चीज़ें थोड़ी सी और पाइल अप हो जाएंगी और चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मान लो कि आपने इलेक्ट्रो नहीं पढ़ा, ठीक है, कैपेसिटर नहीं पढ़ा, और क्लास के अंदर मान लीजिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ सकते जस्ट बिकॉज कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर नहीं आता। वैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो जब चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं तो उस केस के अंदर आपको थोड़े से पुराने टॉपिक आने ज़रूरी हैं, फिर इस केस में आप बैकलॉग पूरा करने के बाद ही यहाँ पर आए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कह दूँ कि मान लो कि अभी करंट टॉपिक चल रहा है ईएमआई, और उससे जस्ट पहले जो टॉपिक खत्म हुआ था वो हुआ था ईएमएफ। अब आप सीधे ईएमआई तो नहीं पढ़ सकते, उसके लिए ईएमएफ तो आना ही चाहिए, तो ईएमएफ तो आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर कोई चैप्टर आपस में रिलेटेड है तब तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि पुराने वाले टॉपिक पढ़ने के बाद ही आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि मैंने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दी, मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल क्लास के अंदर। अब मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई खास यूज़ है ही नहीं कि आपने ईएमआई एसी पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, आपने ईएमएफ पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, इलेक्ट्रोसिटी पढ़ रखा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट टॉपिक है और करंट टॉपिक है उनको तो कभी ना छोड़ें, उनको तो साथ बिल्कुल चिपके रहो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार मैं दोनों चीज़ें एक साथ चला रहा हूँ और मेरे से बन जाएंगी। हाँ, कोई करंट टॉपिक ऐसा हो जिसके लिए कोई मेजर प्रीरिक्विजिट हो कि हाँ यार पुराने वाले टॉपिक आएंगे तभी बात नहीं की। मान लो अपन आरबीडी पढ़ रहे हो करंट टॉपिक के अंदर, और बच्चा कहते हैं कि सर मैंने तो ना तो सेंटर ऑफ मास पढ़ा ना मैंने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, सर मैं आरबीडी कर लूँगा क्या? अरे नहीं हो पाएगी यार, कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो सर फिर क्या करो? फिर तो बड़ा वही बैकलॉग पहले पूरा करो, पहले वर्क पावर एनर्जी करो, फिर सेंटर ऑफ मास करो और फिर आरबीडी करो, तभी जाके आरबीडी बन पाएगी। तो आपको इस बात का आइडिया तो है कि कौन सा टॉपिक आपस में कैसे कैसे रिलेटेड है। लेकिन मान लो कि आरबीडी एसएचएम खत्म होने के बाद मान लो कि मैंने वेव्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो वेव्स तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वेव्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आरबीडी और ये सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा। तो ये जब प्री रिक्विजिट, इसके लिए कोई जब मेजर प्री रिक्विजिट नहीं है तो आप वेव्स बड़े आराम से कर सकते हो। तो जो टॉपिक ऐसे हैं जो आपस में रिलेटेड हैं उनमें तो पुराने वाले बैकलॉग वाले टॉपिक्स को करना मस्ट है। अदरवाइज करंट टॉपिक के अंदर कोई टॉपिक ऐसे हैं जिनका पहले से कोई रिलेशन नहीं है तो उन टॉपिक्स को तो आप कभी भी नहीं छोड़ें। मैं उन टॉपिक्स का फिजिक्स में जैसे नाम लेता हूँ, ऑप्टिक्स अपने आप में एक ऐसा टॉपिक, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो चाहे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो, वो खास प्रीरिक्विजिट नहीं है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हल्का फुल्का जो इंटरफेरेंस वगैरह चाहिए होता है वो वेव ऑप्टिक्स के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है। मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में पूरा का पूरा ऐसा सेक्शन है जिसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा चैप्टर है जिसके लिए बड़ा किसी प्रीरिक्विजिट की जरूरत नहीं है। 11th में अगर देखें तो पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स और पूरी की पूरी जो वेव्स हैं उसके लिए मैकेनिक्स का पढ़ा हुआ होना जरूरी नहीं है। तो इनमें से कोई चैप्टर अगर चल रहा हो तो उस चैप्टर को तो साथ साथ में निपटा लेना चाहिए, ठीक है। तो इनमें कोई है ना जो करंट टॉपिक्स हैं उनको नहीं छोड़ने चाहिए। हाँ, कोई चैप्टर बेटा पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड हो तो बेटा उनको तो फिर सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो भी आपके पुराने टॉपिक्स हैं उनको निपटाने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए बेटा आपको हल्का फुल्का एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा। आपको मैंने कहा कि जब एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा समय भी देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करनी पड़े, जो कि करनी भी चाहिए। हो सकता है कि आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, तभी तो बड़ा बात बनेगी, तभी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, है ना। मैं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ूंगा तभी तो मैं कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें कर पाऊंगा। मुझे ज़्यादा चीज़ें करनी भी हैं, नई वाली भी करनी है, जो अभी चल रही है वो भी करनी है, और ऑफकोर्स मुझे पुरानी वाली भी तो करनी है। तो ऐसे केस में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए इन टर्म ऑफ टाइम एज वेल एज इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन। जब तक ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होंगे तब तक ऑब्वियस बात है कि बेटा हम लोग एक्सेलरेट होकर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक बाकी बच्चे चल रहे हैं। तो मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत तो पड़ेगी। आपको मन में मतलब गांठ बांध लेने की मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बड़ा फोकस ऑन, किस किस बात पर फोकस करना है। जो भी आपके क्लास नोट्स हैं उन पर फोकस करें, क्लास पर फोकस करें। नोट्स खुद के बने हुए हों तो अच्छी बात है, आपको सबसे अच्छे तो खुद के नोट्स ही होते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं सर इतना समय नहीं कि मैं खुद के नोट्स बनाऊं, तो उस केस में आप बेटा ऑफ कोर्स पीडीएफ यूज कर सकते हो। सोल्ड एग्जांपल्स सबसे ज्यादा प्राइम है। मैं ये जानबूझ के सीक्वेंस में लिख रहा हूं।
किसी भी PYQ से ज़्यादा, किसी भी एक्सरसाइज के सवाल से ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑब्वियस बात है कि सर ने इस तरह से चूज किए होंगे कि उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू सर बहुत सारी बातें सिखा सकें। आखिर में तो जो बातें सीखी है वही काम आएंगी ना। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स प्राइम है, ये अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स के साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय कम है और आप कहो कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सवाल कर सकता हूं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स को मिलनी चाहिए। इवन एक्सरसाइज 1 के सवाल से ज्यादा, इवन PYQ से भी ज्यादा अगर कोई किसी को अगर वेटेज मिलना चाहिए तो वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। इनको तो छोड़ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। सॉल्व्ड एग्जांपल्स के बाद आप जंप करो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो कि एक्सरसाइज 1 के अंदर है। एक्सरसाइज 1 के अंदर पार्ट 2 के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है। एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ वही करो। सर बाकी कब करूंगा? जब टाइम मिले। सर टाइम ना मिला तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बेटा पहले ही बोल दिया कि परफेक्शन के चक्कर में हो सकता है कि बेटा हमारा कभी कुछ ना हो, तो परफेक्शन के चक्कर में अपने को पढ़ना ही नहीं है। एक्सरसाइज 1 के सिंगल चॉइस क्वेश्चन कर लो और जब समय मिले तो बाकी चीजें करो। इसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मैं तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखने के लिए बोलूंगा। इसी सीक्वेंस के अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल्स नंबर 1, फिर SCQ, और फिर बेटा लास्ट 3 साल के जो PYQs हैं उनको आप जब जब टाइम मिले तब तब करें। नेक्स्ट, जब भी इनमें कोई डाउट आए, डाउट को सोल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है टेक्स्ट सॉल्यूशन। कोशिश करो कि टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही हमारी डाउट सोल्व हो जाए, क्योंकि टेक्स्ट सॉल्यूशन से अगर कोई डाउट सोल्व हो रही है तो वो सबसे कम समय लेती है। कि यार ये वाला सवाल मैंने किया, अरे मेरा आंसर नहीं आया, फटाक से टेक्स्ट सॉल्यूशन चेक किया, अरे थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे तो KQ1Q2/R² फॉर्मूला लगाना था, लेकिन मैंने सवाल ढंग से पढ़ लिया, फिर मैंने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने मान लिया कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो तो एयर में पड़े, लेकिन सवाल के अंदर लिखा था दोनों चार्ज पार्टिकल तो वाटर में पड़े हैं, तो K की वैल्यू तो चेंज हो गई, तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो गई, इसलिए फोर्स की मेरी आंसर सही नहीं आया। समझ रहे इस बात को? तो जैसे आप टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ोगे तो टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ते ही किसी भी बच्चे के पास अगर एवरेज IQ भी अगर होगा ना, तो मोस्टली वो सवाल के बारे में सारी बात समझ जाएगा। क्योंकि जैसे अगर मान लो कि वो वीडियो सॉल्यूशन पर गया फिर डाउट पूछने गया, तो ऐसे केस में उसका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। एंड जैसा मैंने पहले बोल दिया कि जिस बच्चे का बैकलॉग है उसके लिए तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट करेंसी है वो तो टाइम ही है। वो बैकलॉग के इस विशेष सर्कल में फंसा हुआ ही इसलिए क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, और अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा तो टाइम तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, उसे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा दोस्त है टेक्स्ट सॉल्यूशन, जो उसका सबसे ज़्यादा समय बचा सकता है। टेक्स्ट सॉल्यूशन से बात ना बने फिर टेलीग्राम पे सवाल पूछो, फिर वीडियो सॉल्यूशन पे आओ, और वीडियो सॉल्यूशन से भी ना बात बने तब जाके डाउट क्लास के अंदर जाकर बैठो। मैंने बेटा ये सीक्वेंस इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो सॉल्यूशन में भी टाइम लगता है, डाउट क्लास में भी टाइम लगता है। हालांकि डाउट क्लास में पूरी डाउट क्लास में बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैसे अपना सवाल पूछा और निकल लिए, बट फिर भी टेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर सबसे कम समय लगता है। टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, मूव ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा नेक्स्ट इज स्टिक टू मटेरियल। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, जो बैकलॉग में होते हैं, वो क्या होते हैं कि ना, जब इंसान थोड़ा फंसता है ना तो वो ज़्यादा हाथ पांव मारता है। जब इंसान थोड़ा सा फंस जाता है ना किसी विशेष सर्कल के अंदर, किसी गलत जगह, तो वो ज़्यादा हाथ पांव मारता है, और ऐसे केस में वो ज़्यादा भटकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ना किसी की और बातों में आना ही नहीं है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल करो और मस्त रहो। और मटेरियल के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ SCQ एक्सरसाइज 1 एंड देन PYQ करो और चिल रहो, लेकिन उनको करने से पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो। मटेरियल को रिलीजियसली फॉलो करो, तभी बात बनेगी, तभी बैकलॉग पूरा होगा। अदरवाइज क्या होगा, तुम एक बुक से दूसरी बुक, दूसरी बुक से तीसरी बुक, तीसरी बुक से चौथी बुक जंप मारते रहोगे, और कहीं पर भी कोई चीज़ खत्म नहीं होगी। अगर बैकलॉग कंप्लीट करना है तो चीज़ें खत्म करना इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को निपटाना इंपॉर्टेंट है। उसको से लंबा खींच के चलाने से काम नहीं चलेगा कि इस बुक से उस बुक पे चले गए, उस बुक के सवाल नहीं फिर तीसरी बुक पे चले गए, फिर उसके सवाल नहीं फिर चौथी बुक पे चले गए, तो ऐसे तो सारा टाइम ऐसे निकल जाएगा। और सारा टाइम अब तक गया भी इसी कारण से कि हम किसी एक चीज़ पर टिके नहीं। तो जस्ट स्टिक टू द मटेरियल, इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें भी नंबर 1 बड़ा तुम बता चुका हूँ, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, देन SCQ, देन PYQ। बड़ा एक पॉइंट और थोड़ा सा मैं दिल पर पत्थर रख के वाली बात बोल रहा हूँ, दैट इज नेवर ट्राई एनी क्वेश्चन मोर देन ट्वाइस। ठीक है ना, जिस बच्चे के बैकलॉग है उसको बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। जिस बच्चे के बैकलॉग नहीं है वो तो आराम से आलती पालती मार के सवालों के साथ झगड़ा करे, लड़े, उठे पड़े, तभी कुछ चीज़ सीखेगा वो तो। लेकिन जिस बच्चे के बैकलॉग है वो किसी भी सवाल को सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार ट्राई करे यार, ठीक है। उसके बाद वो टेक्स्ट सॉल्यूशन देखे। 2 से ज़्यादा बार अगर ट्राई करोगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
ठीक है, हालांकि मैंने ये दिल पर पत्थर रख के बोला है, बट ठीक है, यही से बड़ा मुझे सारी सारी बातें बोलनी थी। हालांकि मैं 9th पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक जनरल पॉइंट बोल दिया जो इन सब बातों से अनरिलेटेड है कि रिवाइज प्रॉपरली, जब भी मौका मिले तो चीज़ों को रिवाइज करो, कम से कम है ना, पन्ने ज़रूर पलटा करो, पुराने जो फॉर्मूले हैं, पुराने जो चैप्टर हैं, उनके जो थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ज़रूर देखा करो, ठीक है। और ये बड़ा बैकलॉग तभी पूरा होगा जब आप समय दोगे। पुराने चैप्टर्स निपटाने के लिए समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सवाल करने के लिए मैं फिर से बोल दूं, नोट्स को, क्लास को, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स को, फिर एक्सरसाइज 1 को, और फिर उसके बाद PYQs को लगातार इस सीक्वेंस में करते जाओ। धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। करने से ही होगा, है ना, सोचने से, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ठीक है, करने से ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें डूएबल होती हैं, कोई बहुत ऐसा पैनिक करने वाला माहौल नहीं है। लेकिन प्लान वही करें जो आप एग्जीक्यूट कर सकें, थाली में उतना ही रखें जितना आप खा सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्लान तो कर लो बिल्कुल एकदम हरक्यूलियन टास्क और फिर तुम थोड़ा डिप्रेशन में जाओ कि माय गॉड मेरे से तो हुआ ही नहीं। तो प्लान सिर्फ उतना ही करें जितना आप कर सको। यूँ मत प्लान करने लगे अच्छा मैं बैकलॉग भी कंप्लीट कर लूँगा और उस बैकलॉग के अंदर फिर मैं क्या कहते हैं कि ना एक्स्ट्रा एज वाली शीट भी कर लूँगा और ये भी कर लूँगा। अरे नहीं, जितना तुम कर सकते हो अपने आप को तुम जानते हो कि मेरे से इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। उसी प्लान को बनाओ जो तुम ढंग से निपटा सको, क्योंकि जब चीज़ें निपटती हैं ना, जब चीज़ें हम कंप्लीट करते हैं तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। तो चीज़ें अगर करोगे तो धीरे धीरे सारी की सारी हो जाएंगी। चलिए आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।